Good morning to all. I Bhanu Chaudhary welcome you all in the first video of D block elements. So beta, in this chapter we are going to discuss about the D block elements, their properties, their characteristics, their trend and the compound belongs to D block elements. So first of all we should know what are the D block elements. So D block elements are the element whose last electron entered into the D subshell. ऐसे एलिमेंट जिनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फिल किया जाए तो लास्ट इलेक्ट्रॉन D सबशेल के अंदर फिल किया जाए, तो ऐसे एलिमेंट्स को बोला जाता है D ब्लॉक एलिमेंट्स। और जो डी ब्लॉक होता है वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में लाई करता है। दैट्स वाई जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में लाई करती हैं। तो शुरू कर लेते हैं, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं, इनके बारे में पढ़ने वाले हैं, तो काफी कुछ पढ़ने वाले हैं। शुरू करते हैं, व्हाट आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। सो डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स whose last electron enters into the D subshell entered into the D subshell। D block elements वो elements होते हैं जिनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है into D subshell एंटर करता है D subshell के। दूसरी बात मुझे एक और बतानी है कि जो D block होता है, D block elements are also called as transition elements। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोला जाता है। अब पूछा जाएगा डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोला जाता है। एक्चुअली होता है क्या है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। जब वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं तो जो डी ऑर्बिटल होता है, डी ऑर्बिटल होता है 1 2 3 4 5, डी ऑर्बिटल होता है वो स्प्लिट होता है इनटू T2G एंड EG, T2G एंड EG। तो जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो एक डी ट्रांजिशन करते हैं, यानी कि एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में जा सकते हैं, T2G से EG में जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है, ऐसा तभी पॉसिबल है जब ये पार्शियली फिल्ड हो, डी ऑर्बिटल कैसा हो, पार्शियली फिल्ड। इसलिए बहुत सारी बुक्स में लिखा जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज़ डी ब्लॉक एलिमेंट हैव पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल, डी ब्लॉक एलिमेंट हैव पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल। तो इसका रीजन कोई पूछता है आपसे व्हाई डी ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर कॉल्ड, व्हाई द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट, बिकॉज़ डी ब्लॉक एलिमेंट्स have partially filled d orbital or in its oxidation state or in its compound d block elements show partially filled d orbital, show partially filled d orbital। होता क्या है, या तो जब वो ग्राउंड स्टेट में है, फ्री स्टेट में है तो है पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल, तो उनके पास फ्री डी ऑर्बिटल होगा। या फिर इन इट्स कंपाउंड, अगर डी ब्लॉक के कंपाउंड बनाऊंगा तो जो एलिमेंट्स होते हैं दे शो द पार्शियली फिल्ड। जैसे कि मैं कॉपर की बात करूं जी, कॉपर जो होता है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम जो देखेंगे तो हमारे पास आएगा आर्गन 18 3d10 4s। अगर देखा जाए तो ये कंप्लीटली फिल्ड है, अगर कंप्लीटली फिल्ड है तो डी ट्रांजिशन नहीं होना चाहिए। लेकिन इट्स कंपाउंड फॉर्म जब कॉपर 2+ की फॉर्म होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आर्गन 18 3d9 4s 0। तो जब एक इलेक्ट्रॉन के लिए स्पेस बचेगा तो डी ट्रांजिशन हो सकता है, एंड दैट्स व्हाई जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है। एक्सेप्ट अब आप कहेंगे जी जो कैडमियम होता है, जिंक होता है, मरकरी होता है, इनका आउटर मोस्ट शेल तो कंप्लीटली फिल्ड है, इसलिए उन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोला जाता। सो जिंक, कैडमियम, मरकरी आर नॉट कंसीडर्ड एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, सॉरी। सो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बहुत जनरल सा इंट्रोडक्शन था।
डी ब्लॉक के बारे में कुछ और बातें भी मुझे बतानी है, जैसे कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो फोर्थ पीरियड से शुरू होते हैं और डी ब्लॉक के अंदर 4 सीरीज होती हैं जिन्हें हम ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं। डी ब्लॉक जो शुरू होता है वो फोर्थ पीरियड से शुरू होता है, पहली बात याद रखेंगे। तो जब फोर्थ पीरियड से शुरू होगा, फोर्थ पीरियड से शुरू होता है तो उसके अंदर आते हैं स्कैनेडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। ये फोर्थ पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं इन्हें हम 3D सीरीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 3D सीरीज। इसका रीजन भी मैं बताऊंगा कि इसे 3D सीरीज क्यों बोलते हैं। देन फिफ्थ पीरियड की बात करूंगा मैं। फिफ्थ पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम 4D सीरीज भी बोलते हैं, जिसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं यूरेनियम, जिरकोनियम, नाइट्रोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुदेनियम, यूरेनियम, प्लैटिनम, सिल्वर एंड कैडमियम। एंड देन सिक्स पीरियड की अगर हम बात करें, तो 5D के नाम से जाना जाता है और इसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो होते हैं लैंथेनम। मैं स्टार लगा रहा हूँ, रीजन बताऊंगा। लैंथेनम के बाद आता है हाफमैनम, टंटालम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मिनियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड एंड मर्करी। इसके बाद अपने पास 7th पीरियड और होता है, जो इसके एलिमेंट्स होते हैं वो 6D सीरीज में होते हैं, लेकिन 6D सीरीज में कंप्लीट एलिमेंट्स की डिस्कवरी अभी तक नहीं हुए, तो सिंथेटिक एलिमेंट्स बनाए गए हैं, तो जिनको हमें स्टडी नहीं करना। मेनली हमें इन 3 सीरीज को स्टडी करना है, जिसमें फर्स्ट है स्कैनेडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। 4D सीरीज है यूरेनियम, जिरकोनियम, नाइट्रोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुदेनियम, रूडेनियम, प्लैटिनम, सिल्वर, कैडमियम। एंड 6D है लैंथेनम, हाफमैनम, टंटालम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मिनियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड एंड मर्करी। अब आप कहेंगे सर इतने सारे एलिमेंट्स को याद कैसे रखा जाएगा? इतने सारे एलिमेंट्स का तो नाम याद रखना बड़ा मुश्किल है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम ट्रिक यूज करते हैं। जैसे कि इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है, सचिन तेंदुलकर वीरू क्रिकेट में फिर कोई नया कप जिताएंगे। मैं क्या बोल रहा हूं, फिर से सुनिए। सचिन तेंदुलकर वीरू क्रिकेट में फिर कोई नया कप जिताएंगे। तो ये कह रहे हैं कि सचिन तेंदुलकर और वीर मतलब वीरेंद्र सहवाग क्रिकेट में फिर से कोई नया कप जिता देंगे। दूसरा सीरीज ये है कि दूसरी जो सीरीज है उसको भी इसी से रिलेट कर सकते हैं। तो वीरेंद्र सहवाग सचिन से कह रहा है कि यारी जरा निभाना मौत तक रहा रुकावट पड़े अगर कोई। ये कह रहा है कि वीरू सचिन से कह रहा है कि हम दोनों इतने अच्छे दोस्त हैं कि जीवन में अगर कोई रुकावट पड़े तो दोस्ती लास्ट तक निभाना। यारी जरा निभाना मौत तक रहा रुकावट पड़े अगर कोई। इतनी बात समझ आ गई। देन इसके बाद में जो थर्ड सीरीज है उसमें ये है दोस्ती में मजाक हो रहा है एक दूसरे के साथ। तो वो सचिन तेंदुलकर कह रहा है वीरेंद्र सहवाग से कि मैं दोस्ती तो निभाऊंगा लेकिन उसके लिए ला हफ्ता वरना उधर से इधर से पिटाई और होगी वगैरह। हफ्ता तो ना मैं तेरा दोस्त हूं, मैं तेरे लिए काम कर रहा हूँ, तेरी लास्ट तक मदद करूंगा, तो मुझे हफ्ता दे। तो ऐसे हंसी मजाक में बोल रहे हैं ला हफ्ता वरना उधर से इधर से पिटाई और होगी। तो इस तरह से आप जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनको आप याद रख सकते हैं। और वैसे आपको नाम पता ही है। अब इसके बारे में एक एक सीरीज को हम पढ़ना शुरू करते हैं। अब बात आती है जी इसको फोर्थ पीरियड में 3D सीरीज क्यों बोला गया है, इसके बारे में भी हम पता कर लेंगे। शुरू करते हैं एक एक सीरीज को पढ़ना, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, उनके एटॉमिक नंबर के बारे में, काफी कुछ पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं 3D ट्रांजिशन सीरीज के पढ़ना। देखिए जो 3D ट्रांजिशन सीरीज है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन सीरीज है डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। तो शुरू करते हैं 3D ट्रांजिशन सीरीज। जो 3D ट्रांजिशन सीरीज होती है 3D ट्रांजिशन सीरीज, उसके अंदर आपके पास एलिमेंट जो है दैट इज स्कैनेडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक।
इनके एटॉमिक नंबर की बात करूँ ना तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21, टाइटेनियम 22, वैनेडियम 23, क्रोमियम 24, मैग्नीज 25, फेरस 26, कोबाल्ट 27, निकल 28, कॉपर 29 और जिंक 30। तो आई होप आपको इन एटॉमिक नंबर को तो याद करने में कोई इशू नहीं आएगा। स्कैंडियम 21, 22, 23 लाइन से। चलिए अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लेकर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, ये फोर्थ पीरियड है आपके पास। कौन सा पीरियड है? फोर्थ पीरियड है। फोर्थ पीरियड। तो फोर्थ पीरियड से पहले अगर मैं बात करूं, हीलियम, नियोन, आर्गन, तीन पहले थर्ड पीरियड तक आर्गन आ जाता है आपके पास। क्या आ जाता है? आर्गन। सो आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना है? 18। तो मैं लिख लूंगा आर्गन 18 3d4s। देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 4s के अंदर फिल किया जाएगा, देन 3d के अंदर, जैसे अबोव प्रिंसिपल बोलता है। सो आर्गन 18 3d4s, 4s2 3d1, देन आपके पास आ जाएगा 3d2 4s2, देन 3d3 4s2। देन क्रोमियम के लिए आपके पास एक स्पेशल केस होगा, दैट इज 3d5 4s1, देन मैग्नीज के लिए 3d5 4s2, then 3d6 4s2, 3d7 4s2, 3d8 4s2। then कॉपर के लिए आपका स्पेशल केस होगा, दैट इज 3d10 4s1, then जिंक 3d10 4s2। अब आप कहेंगे कि सर जो ये स्पेशल केसेस आए हैं, यहाँ पे तो 4 आना चाहिए था और यहाँ पे 9 आना चाहिए था। 3d8 का 3d9, 3d4 का 3d5, 3d3 के बाद 3d4 आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके लिए रीजन बोला जाता है कि कॉपर एंड क्रोमियम और कॉपर जो होते हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो अनएक्सेप्शनल इसलिए होता है बिकॉज दे गेट एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी बाय गेटिंग हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड। ये क्या करते हैं? कंप्लीटली फिल्ड और फुल्ली फिल्ड होने की वजह से ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं, इसलिए इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 और 3d10 में कन्वर्ट हो जाता है। शो अनएक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन because chromium and copper have extra stability by half filled or completely filled। तो जो कॉपर और क्रोमियम के बारे में बात पूछी जाएगी कि कॉपर और क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो अनएक्सपेक्टेड क्यों होता है? तो उसका रीजन ये है क्योंकि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ले लेते हैं हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड होके। सो ये थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। अब इसको 3D ट्रांजिशन सीरीज क्यों बोला गया है? इसको 3D ट्रांजिशन सीरीज इसलिए बोला गया क्योंकि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो 3D ऑर्बिटल के अंदर आ रहा है। किसके अंदर आ रहा है? 3D ऑर्बिटल के अंदर। इसलिए इस सीरीज को स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक की जो सीरीज है इसको 3D ट्रांजिशन सीरीज बोला गया। ऑल्दो ये फोर्थ पीरियड का पार्ट है। किसका पार्ट है? फोर्थ पीरियड का पार्ट है। ठीक है, चलिए इसको भी मैं बताऊंगा कि एक सीरीज कम क्यों है, इसको भी हम आगे बात करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द 3D ट्रांजिशन सीरीज। अब हम बात कर लेते हैं 4D ट्रांजिशन सीरीज के बारे में। सो 4D ट्रांजिशन सीरीज जो होती है उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें जो एक्सेप्शनल होती है वो 3 एलिमेंट्स में एक्सेप्शनल आता है। 3 एलिमेंट्स में एक्सेप्शनल होता है, मतलब आपको याद रखना 3 एलिमेंट्स का एक्सेप्शनल, बाकी तो कोई इशू नहीं आएगा। तो अपने पास जो एलिमेंट होंगे, हमने फोर्थ पीरियड पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे फिफ्थ पीरियड। फिफ्थ पीरियड, और फिफ्थ पीरियड के अंदर कौन सी सीरीज है? 4D ट्रांजिशन सीरीज। 4D ट्रांजिशन सीरीज, 4D ट्रांजिशन सीरीज। तो 4D के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है? यूट्रेनियम, जिर्कोनियम, नाइबोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुदेनियम,
रुथेनियम, प्लेटिनम, सिल्वर एंड कैडमियम। अच्छा, टेक्नीशियम के आगे थोड़ा सा स्टार लगाते हैं, उसका रीजन बताते हैं। ज़िरकॉनियम का एटॉमिक नंबर होता है 39, ज़िरकॉनियम का होता है 40, नाइट्रोबियम का 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48। टेक्नीशियम में मैंने स्टार इसलिए लगाया क्योंकि जो टेक्नीशियम होता है वो एक सिंथेटिक मैन मेड एलिमेंट है, ये नेचुरल एलिमेंट नहीं है, ये मैन मेड एलिमेंट्स है। चलिए अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में लास्ट में हमने लिया था आर्गन, इस बार हम क्या लेंगे? हीलियम, नियॉन, आर्गन। आर्गन का क्या था? क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर 36। देन अपने पास आएगा 4d 5s, 4d 5s, 4d 5s, 5s2 4d 5। अच्छा देखिए, अब मैं एक बात और बता दीजिए, ट्रिटियम का एटॉमिक नंबर है 39, ये आपको याद रखना है 39। सो 39 को आप ऐसे याद रखेंगे 369, फर्स्ट एलिमेंट से आप याद रखेंगे 369। ये ट्रिटियम का एटॉमिक नंबर कितना? 39। तो 39 को मैं कैसे याद रखूंगा? 369, 3 और 9 है 6 और याद रखना है। ये इसलिए याद रखना है कि डी ब्लॉक एलिमेंट जो मेरे पास एलिमेंट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फिल करेंगे हम 4d के अंदर, उसके अंदर हम 3, 6 एंड 9 का यूज नहीं करेंगे। तो अभी वो देख लेते हैं। जैसे अभी आया 3d1 4s2, देन 3d2 4s2, आना क्या जाएगा 3d3, लेकिन मैंने कहा 3d को यूज नहीं करेंगे। देन क्या जाएगा 4d4 5s1, क्लियर है? देन अपने पास क्या आएगा 4d5 5s1, यहां तक क्लियर है? देन क्या आएगा 5d5 5s2, 5s2, क्योंकि अब देखिए 4 का 5 आ गया, 5 का 6 आना चाहिए था, लेकिन 6 नहीं आ सकता। देन क्या करेंगे 4d 6 तो नहीं आ सकता, देन 7 5s1, देन 4d8 5s1, 4d9 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। देन 4d10 लिख देंगे, क्या लिख देंगे? 9 तो नहीं लिख सकते 10। अगर 10 लिख दिया तो s क्या करना पड़ेगा? मुझे 0 करना पड़ेगा। देन क्या आएगा 4d10 4s1, देन 4d10 सॉरी 4d5 5 आएगा 5 5 4d10 5s2। यानी कि आप अगर एक चीज देखते हैं ध्यान से, तो प्लेटिनम एक ऐसा एलिमेंट है जिसके s ऑर्बिटल में 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं, s ऑर्बिटल में 0 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बाकी आपको याद रखना है 3, 6, 9। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं 4d1 5s2, 4d2 5s2, 4d4 3 नहीं लिख सकता था क्योंकि मना किया हुआ, तो मैंने 2 के बाद डायरेक्ट किस पे जंप किया 3 के बाद डायरेक्ट जंप किस 2 के बाद डायरेक्ट जंप किस पे किया 4 पे, क्योंकि 3 नहीं लिख सकते। तो 4d4 5s1, 4d5 5s1, 4d5 क्योंकि अब मैं 6 नहीं लिख सकता तो मैंने दोबारा क्या लिख दिया 5, 4d5 5s2, देन 6 नहीं लिख सकते इसलिए जंप आप करेंगे 7 पे, 4d7 5s1, 4d8 5s1। अब 9 नहीं लिख सकते तो डायरेक्ट जंप कहां करेंगे 10 पे, तो 4d10 5s0, 4d10 5s1, 4d10 5s2। So this is the electronic configuration of 4d transition series, और इसको 4d transition series इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल किया जाता है वो d सबशेल के अंदर फिल किया जाता है। तो ये आपकी 5th पीरियड के एलिमेंट्स को भी हमने लिख लिया। अब हम बात करेंगे 5th d transition series के बारे में। किसके बारे में? 5th, क्योंकि हमने 3d transition series पढ़ लिया और 4d transition series पढ़ लिया है। सो अब बात करते हैं 5d transition series की। 5d ट्रांजिशन सीरीज में आपको सिर्फ एक वर्ड याद रखना है, उसमें पहला अभी हमने क्या पढ़ा था 3, 6, 9। इस बार हमें सिर्फ एक नंबर याद रखना है 8, कि अपने पास 8 नहीं आना चाहिए, बाकी सारे एलिमेंट्स आ सकते हैं। क्या नहीं आना चाहिए? 8। तो सबसे पहली जो बात आएगी वो ये आएगी कि अपने पास एलिमेंट कौन कौन से होते हैं 6th पीरियड में। 6th पीरियड को हम क्या बोल सकते हैं 5d ट्रांजिशन सीरीज। एक नंबर हमेशा कम होगा, उसका रीजन भी बताऊंगा। 5d ट्रांजिशन सीरीज में एलिमेंट कौन से होते हैं? लैंथेनम,
हाफमेनम, टंटालम, टंगस्टन, रेहनियम, ऑस्मिनियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड एंड मरकरी। देखिए लैंथेनम जो होता है ना, लैंथेनम और हाफमेनम के बीच में लैंथेनाइड एलिमेंट्स होते हैं, 14 लैंथेनाइड एलिमेंट्स होते हैं, इसलिए मैं लैंथेनम को क्या स्टार्ट से रिप्रेजेंट किया, किससे रिप्रेजेंट किया, स्टार्ट से, क्योंकि लैंथेनम और हाफमेनम के बीच में एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। एफ ब्लॉक में कौन से होते हैं, लैंथेनॉइड्स होते हैं, लैंथेनॉइड्स होते हैं। चलिए इनको भी हम पढ़ने वाले हैं आगे जाके, पर अभी हम डी ब्लॉक के बारे में बात करें। तो लैंथेनम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 57 और हाफमेनम का होता है 72, देन 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और 8। अच्छा, मरकरी के बारे में भी एक और क्वालिटी है, मरकरी इज द ओनली एलिमेंट इन द ट्रांजिशन एलिमेंट, और डी ब्लॉक एलिमेंट में सिर्फ मरकरी ही है जो लिक्विड स्टेट में होता है, बाकी सारी एलिमेंट जो होते हैं सॉलिड स्टेट में होते हैं। मरकरी फाइंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, क्लियर है? तो जो मरकरी होता है वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है रूम टेम्परेचर। यहाँ तक बात समझ में आने के बाद एक से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखेंगे तो एक तो एक नंबर याद रखना है। दूसरी बात, सबसे पहले मैंने आर्गन लिया था, आर्गन के बाद क्या लिया था, देखिए हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, देन इस पर क्या आएगा, ज़ीनॉन, और ज़ीनॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 54। तो हम सबसे पहले लिखेंगे ज़ीनॉन 54, देन 5d 6s, 6s2 5d 1। तो 54, 55, 56 और 57 हो गया। लेकिन जैसे ही हम हाफमेनम पे बढ़ेंगे, मैंने आपको बताया एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाएंगे। कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, एफ ब्लॉक एलिमेंट। सो ज़ीनॉन के बाद आ जाएगा आपके पास 54, देन 4f14, 5d2 6s2, then 5d3 6s2, 5d4 6s2, 5d5 6s2, 5d6 6s2, सब में पूरा पता चला जाता है। 5d7 6s2, 5d8 नहीं आएगा तो मैं क्या लिखूंगा 5d9 6s2, देन क्या लिखूंगा 5d10 6s, देखिए एक बड़ा है यहाँ एक आएगा तो यहाँ 6s1, देन 5d10 6s2। तो दिस इज ऑल अबाउट द 5d ट्रांजिशन सीरीज, दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांजिशन सीरीज। सो आई होप आपको ट्रांजिशन सीरीज के बारे में पता लग गया होगा, आइडिया आ गया होगा कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं। चलिए यहाँ तक बात समझ में आने के बाद में अब हम जानते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी आएगी दैट इज एटॉमिक रेडियस, दैट इज एटॉमिक रेडियस। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनके एटॉमिक रेडियस के बारे में हम क्या क्या बात कर सकते हैं। देखिए एटॉमिक रेडियस दो बातों पर डिपेंड करती है। हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि एटॉमिक रेडियस के पीछे फंडा क्या है। एटॉमिक रेडियस के पीछे फंडा क्या है। तो एटॉमिक रेडियस के बारे में मैं आपको दो बातें बता दूं। जैसे जैसे लेफ्ट से राइट में जाएंगे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स ऐड इन द सेम शेल, इलेक्ट्रॉन ऐड इन द सेम शेल। एज द इलेक्ट्रॉन ऐड इन द सेम शेल, जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में अट्रैक्शन बढ़ेगा, जैसे हम जेड इफेक्ट या न्यूक्लियर चार्ज भी बोलते हैं। इसको जेड इफेक्ट या फिर न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। दूसरी बात ये है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते चले जाएंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो क्या करेंगे, न्यूक्लियस को शील्ड कर लेंगे, और जब न्यूक्लियस को शील्ड कर लेंगे, जो आउटर मोस्ट शेल है एस ऑर्बिटल वाला, जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें क्या होगा, देखिए जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उसका एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। n-1 d
1 to 10 ns 0 to 2। मैंने अभी जितने भी एलिमेंट्स लिखे हैं उसमें पहले यहाँ पे ज्यादा नंबर आ रहा है, यहाँ पे एक नंबर कम आ रहा है। उसका रीजन ये है क्योंकि इसका एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन होता है n-1 d 1 to 10 ns2। इस वाले d ऑर्बिटल को हम पेनल्टीमेट शेल भी बोलते हैं, पेनल्टीमेट शेल, और इसे हम बोलते हैं आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल। अब मुझे एक बात जाननी, जैसे जैसे मेरे पास एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के साथ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन बढ़ रहा है, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन बढ़ रहा है, इसका मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन बढ़ रहा है, इसका मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, जिसको हम जेड इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेड इफेक्ट या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बट जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं पेनल्टीमेट शेल के अंदर, जो न्यूक्लियस है वो छुपाया जा रहा है इन इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा। सो क्या होगा, ये जब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ आ जाएंगे तो जो ये प्रोटॉन है ये आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स के साथ अट्रैक्शन शो नहीं कर पाएगा। अगर ये अट्रैक्शन नहीं शो कर पाएगा तो जो इलेक्ट्रॉन छुपा रहे हैं न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में दीवार बना रहे हैं, तो इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। तो क्या होगा, जैसे जैसे स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता चला जाएगा, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन कम होता चला जाएगा। अट्रैक्शन तो कम होगा, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, रिपल्शन बढ़ता चला जाएगा, तो साइज क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। जेड इफेक्ट बढ़ने पे साइज कम होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। स्क्रीनिंग इफेक्ट आने की वजह से क्या होगा, रिपल्शन बढ़ जाता है, रिपल्शन बढ़ने से साइज बढ़ता चला जाता है। सो आपको सिर्फ दो बातों को याद रखना है, जब मैं बोलूं जेड इफेक्ट तो आपको समझ लेना है कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन बढ़ रहा है, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन। जब मैं स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलूं तो समझ लेना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां बढ़ रहे हैं, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में एक दीवार बन रही है जिसकी वजह से अट्रैक्शन कम हो रहा है और उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन हो रहा है। अगर आपको इतनी बात समझ में आ जाती है तो एटॉमिक रेडियस को समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखिए होता क्या है, होता ये है कि मैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज यानी कि 3D ट्रांजिशन सीरीज की बात करता हूँ, 3D सीरीज जिसके अंदर आपके पास कैनेडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। अब जैसे इनिशियल स्टेज में हम स्कैनेडियम से मैग्नीज तक जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऐड इन द सेम सब शेल। देखिए हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, स्कैनेडियम का देखते हैं। स्कैनेडियम एटॉमिक नंबर 21, आर्गन 18, 3d1 4s2। तो जो d ऑर्बिटल है उसके अंदर मैक्सिमम 5 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन, लेकिन आ कितना रहा है 1। एंड जो 4s है उसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। और जैसे मैं स्कैंडियम से टाइटेनियम, और यहाँ पे आपका न्यूक्लियस रखा, ऐसे समझो ये रहा आपका पेनल्टीमेट शेल, ये रहा आपका आउटर मोस्ट शेल। पेनल्टीमेट शेल है 3D और ये है 4s और यहाँ है न्यूक्लियस। तो पेनल्टीमेट शेल के अंदर यानी कि 3D के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है और आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। स्कैंडियम से टाइटेनियम में गया, एक और इलेक्ट्रॉन आ गया। टाइटेनियम से वेनेडियम में गया, एक और इलेक्ट्रॉन आ गया। वेनेडियम से क्रोमियम में गया, एक और इलेक्ट्रॉन आ गया। क्रोमियम से मैग्नीज गया, एक और। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जा रहे हैं तो प्रोटॉन्स भी बढ़ते चले जा रहे हैं, प्रोटॉन्स बढ़ते चले जा रहे हैं तो इनका अट्रैक्शन बढ़ रहा है। इसके साथ जो s ऑर्बिटल है उसका भी अट्रैक्शन बढ़ रहा है। लेकिन इसका रीजन क्या है, सो जैसे जैसे अट्रैक्शन बढ़ेगा साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। एज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस साइज डिक्रीजेस, हेंस एज वी मूव फ्रॉम स्कैंडियम टू मैग्नीज, और कह सकते हैं एज वी मूव लेफ्ट टू राइट अप टू द मिड देन effective nuclear charge increases hence the size decreases। तो आपको दो बातें मैंने बताई कि स्कैंडियम से लेके मैग्नीज तक जाएंगे तो साइज डिक्रीज करेगा। सो एज वी मूव लेफ्ट टू राइट फ्रॉम स्कैंडियम टू मैग्नीज, एज वी मूव लेफ्ट टू राइट स्कैंडियम टू मैग्नीज, देन number of electron add in same subshell
and as the number of electrons added in the same subshell, Z effect increases. Z effect increases. Consequently, atomic radii decreases. और एटॉमिक रेडियस क्या होता है? डिक्रीज करता है। चलिए यहाँ तक बात समझेंगे कि मैं स्कैंडियम से मैग्नीज तक गया, जैसे गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते चले गए, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन बढ़ता चला गया, तो मेरा साइज क्या हो गया? डिक्रीज होता चला गया। रीजन क्या है? जेड इफेक्ट। अब बात करते हैं फेरस से लेके निकेल तक। फेरस से लेके निकेल तक। अब ये जो मिड में एलिमेंट्स हैं, एक्चुअली मैग्नीज तक तो हम जा चुके थे, मैग्नीज से फेरस गया, फेरस से कोबाल्ट गया, कोबाल्ट से निकल गया, ऐसा समझ सकते हैं। तो जैसे ही मैं अब मैग्नीज से फेरस में जाऊंगा, इलेक्ट्रॉन्स में क्या होगा? देखिए 5 इलेक्ट्रॉन्स तो फिल हो ही चुके, 5 इलेक्ट्रॉन्स तो फिल हो चुके हैं। 1 2 3 1 2 3 4 5। फेरस का एटॉमिक नंबर 26, तो 1 इलेक्ट्रॉन ऐड किया। अब देखिए ऑर्बिटल होनी शुरू हो गई पेयरिंग। पेयरिंग होने की वजह से क्या हुआ? स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ना शुरू हो गया। क्या हो गया? स्क्रीनिंग इफेक्ट। फेरस के बाद क्या आया मेरे पास? फेरस का आया कोबाल्ट, स्क्रीनिंग बढ़ गई। कोबाल्ट के बाद क्या आया? निकेल आया, निकेल में बढ़ गई। अब बात करेंगे, अब कॉपर की बात करेंगे। कॉपर एक एक्सेप्शनल केस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कॉपर एक्सेप्शनल, उसमें टोटल पूरा फिल हो जाता है। तो अभी इस में इसलिए निकेल तक की बात कर रहा हूं। सो एज वी मूव लेफ्ट टू राइट, इस बार जेड इफेक्ट तो बढ़ ही रहा है, उसके साथ साथ क्या बढ़ रहा है? स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा? ये दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर देंगे। न्यूक्लियर चार्ज ये कह रहा है कि साइज छोटा होना चाहिए, जेड इफेक्ट कह रहा है कि साइज बड़ा होना चाहिए, तो ये दोनों को एक दूसरे को क्या कर देंगे? काउंटर बैलेंस कर लेंगे। इसलिए ना साइज बढ़ेगा ना साइज घटेगा, साइज अप्रोक्सीमेटली सेम रहेगा। एज वी मूव फ्रॉम मैग्नीज टू निकेल, as we move from manganese to nickel, atomic radii have approximately as we move from manganese to nickel, atomic radii have approximately same size. एटॉमिक रेडियस का साइज सेम होता है। रीजन क्या है? बिकॉज फ्रॉम मूविंग मैग्नीज टू निकेल, जेड इफेक्ट increases along with what? Along with screening effect. Hence both counterbalance each other and size remain same. साइज क्या रहेगा? सेम रहेगा, ना बढ़ेगा साइज ना घटेगा। चलिए यहाँ तक बात समझ आ गई। अब आगे की बात करते हैं। अब मैं बात करूंगा कॉपर से जिंक तक, कॉपर से लेकर जिंक तक। जैसे ही मैं कॉपर से लेकर जिंक तक मूव करूंगा, अब देखिए कॉपर में क्या होगा? कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है एक्सेप्शन, मैंने आपको बताया था, तो कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा। और कंप्लीटली फिल्ड होने की वजह से स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होना शुरू हो जाएगा। न्यूक्लियस का आउटरमोस्ट के इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। इसलिए जो जेड इफेक्ट है वो कम हो जाएगा और स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा। और स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होने से क्या होता है? साइज बढ़ जाता है। अगर मैं कॉपर की जिंक की बात करूं तो जिंक में इलेक्ट्रॉन डी में नहीं बढ़ रहा है, एस में बढ़ रहा है। सो एज वी मूव from copper to zinc in the extremely right in 3D series, then screening effect, then due to
स्क्रीनिंग इफेक्ट, electron and electron repulsion increases, electron repulsion increases, hence atomic radii increases, तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। जैसा ट्रेंड ये 3D के अंदर है वैसा ही ट्रेंड 4D के अंदर एंड 5D के अंदर है। बस इतना सा अंतर आता है, 3D के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, 4D के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं और 5D के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। इसको मैं बता देता हूँ। चलिए, आई होप आपको एटॉमिक रेडियस के बारे में बात क्लियर हो गई होगी। देखिए, इसको एक लाइन से रिप्रेजेंट करके बताता हूँ तो थोड़ा सा आपको बेटर फील होगा। देखिए, 3D में क्या होता है, एटॉमिक रेडियस शुरुआत में डिक्रीज करता है मैग्नीज का, देन अप्रोक्सीमेटली सेम, देन इंक्रीज करेगा। अगर 3D इंक्रीज के ऊपर अगर 4D होता है, जिर्कोनियम, जिर्कोनियम, नाइबोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुदेनियम, प्लेटिनम, सिल्वर, कैडमियम। तो जो लास्ट के 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनमें एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है, बाकी सब में डिक्रीज। शुरुआत में डिक्रीज होता है, देन अप्रोक्सीमेटली सेम सा होता है। देन हम बात करते हैं 5D सीरीज की। 5D सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट है? 5D सीरीज में एलिमेंट है आपके पास लैंथेनम, हाफमेनम, पेंटालम, टंगस्टन, यूरेनियम, ऑस्मिनियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड एंड मरकरी। देखिए, इसमें लास्ट 4 जो एलिमेंट्स होते हैं, शुरुआत में एटॉमिक साइज अप्रोक्सीमेटली सेम होता है, देन क्या डिक्रीज होता है, देन अप्रोक्सीमेटली सेम होता है, देन इंक्रीज होता है लास्ट 4 में। तो दिस इज ऑल अबाउट द एटॉमिक रेडियस। अब मैंने जो एटॉमिक रेडियस की बात करी ना, वो लेफ्ट से राइट में बात करी। कैसे बात करी? लेफ्ट से राइट में। लेकिन अगर मैं एटॉमिक रेडियस की बात करूं एज वी मूव डाउन द ग्रुप, ये जनरली जो हम स्टडी करते हैं वो डाउन द ग्रुप भी करते हैं, तो जैसे ही मैं एज वी मूव डाउन द ग्रुप की बात करूंगा तो उसमें भी हम थोड़ी सी बात जान लेते हैं कि डाउन द ग्रुप में क्या होगा। तो चलिए डाउन द ग्रुप की बात करते हैं। तो डाउन द ग्रुप में आपको बेटे मुझे सिर्फ इतनी सी बात बतानी है जो कि आपको पता भी होनी चाहिए। एज वी मूव डाउन द ग्रुप, एटॉमिक रेडियस generally increases because of increase in number of shells. So मैं लिखूंगा सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट लिख रहा हूं। As we move down the group, generally atomic radii increases because of increase in number of shells। तो इसका मतलब ये है कि जो मेरे पास 3D ट्रांजिशन सीरीज है वो उसकी जो एटॉमिक रेडियस है वो 4D ट्रांजिशन सीरीज कम होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 3D ट्रांजिशन सीरीज आर स्मॉलर इन रेडियस, then 4D ट्रांजिशन सीरीज। चलिए यहां पे पास। अब आप कहेंगे सर जो 4D ट्रांजिशन सीरीज है ना उसकी जो एटॉमिक रेडियस है वो कम होनी चाहिए 5D से, क्योंकि 5D में जाके बढ़ जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता और जो अप्रोक्सीमेटली जो एटॉमिक रेडियस है वो सेम होती है और कह सकते हैं कि D की जो एटॉमिक रेडियस है वो 5D से बड़ी होती है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो f ऑर्बिटल्स, f ब्लॉक एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन नाम की एक चीज आती है। किसके नाम की आती है? लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, जिसको हम आगे पढ़ेंगे f ब्लॉक एलिमेंट्स में। सो मैं ऐसे कह सकता हूँ 3D ट्रांजिशन सीरीज also have larger atomic radii than
5D transition series, 5D transition series because of lanthanoid contraction, lanthanoid contraction. चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस में क्या याद रखना आपको, लेफ्ट से राइट में जब जाते हैं जेड इफेक्ट बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, लेकिन एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड इन द सेम शेल स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन between the palantimate shell and outermost shell increases, hence repulsion start and outermost shell के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो थोड़ा सा दूर चले जाते हैं न्यूक्लियस से, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस बढ़ जाता है। इसीलिए जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्या होता है, शुरुआत में एटॉमिक रेडियस क्या होता है, कम होता है, बिकॉज एटॉमिक रेडियस कम होने का रीजन ये होता है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा होता है। इन द मिड जेड इफेक्ट एंड जो हमारे पास स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट है वो काउंटर बैलेंस करता है एक दूसरे को। इन द लास्ट जेड इफेक्ट की वैल्यू कम हो जाती है और स्क्रीनिंग इफेक्ट की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से स्क्रीनिंग इफेक्ट काम करती है और जेड इफेक्ट काम नहीं करता, और स्क्रीनिंग इफेक्ट काम करने की वजह से इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होने की वजह से साइज बढ़ जाता है। सो लास्ट में जाके डी ब्लॉक एलिमेंट्स में साइज बढ़ जाता है। डाउन द ग्रुप की बात करूं तो डाउन द ग्रुप में एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होना चाहिए था, इसीलिए 3D ट्रांजिशन सीरीज का जो साइज होता है वो कम होता है, 4D ट्रांजिशन सीरीज का साइज ज्यादा होता है। लेकिन जैसे 4D से 5D में जाते हैं ड्यू टू द लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, साइज जो 5D ट्रांजिशन सीरीज का साइज है वो घट जाता है, कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हो जाता है। कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, श्रिंक होना शुरू हो जाता है, तो साइज छोटा हो जाता है। इसीलिए ऐसा कह सकते हैं 4D ट्रांजिशन एलिमेंट्स का जो साइज होता है वो 3D से और 4D से बड़ा होता है। चलिए, यहां तक एटॉमिक रेडियस की बात हम कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अब बात आती है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का मतलब क्या है। चलिए इस बात को पहले समझ लेते हैं कि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का मतलब क्या है, फिर इससे थोड़ी सी आगे की बात करेंगे। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का मतलब बेटा ये है कि जब मेटल्स हैं, जो मेटल्स हैं उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन के बीच में बॉन्डिंग होनी शुरू हो जाती है। एक एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, एक एटम और दूसरे एटम के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन एंड आउटरमोस्ट ऑर्बिटल्स और आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स। सो जितना ज्यादा होगा, देखिए मेरे पास एक एलिमेंट है, इसके पास जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन उतने ही दूसरे के पास भी उतने ही ज्यादा, तो एक दूसरे के साथ में बॉन्ड बना लेते हैं। बॉन्ड बना लेंगे तो जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज्यादा मेटेलिक बॉन्ड बनाएंगे, उतना ज्यादा मेटेलिक बॉन्ड बनाएगा तो उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द लैटिस को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अब ऐसा बोला जाता है जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा होती है, वेरी ऑब्वियस ज्यादा होगी, बिकॉज इन द डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो मेरे पास बॉन्ड बनते हैं, मेटेलिक बॉन्ड जो बनते हैं, दैट इज फॉर्म्ड बाय द s ऑर्बिटल एंड n - d ऑर्बिटल, यानी कि जो s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और d ऑर्बिटल उसके भी। जब दो ऑर्बिटल के बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, दो ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे तो लैटिस एंथैल्पी का ज्यादा होना बनता है, इसलिए हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होता है। तो मैं लिख देता हूं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के बारे में। D block elements have high enthalpy of atomization. Enthalpy of atomization. तो enthalpy of atomization का मतलब तो ये है the amount of energy required to break the lattice bond, lattice or metallic bond. The amount of energy required to break lattice. तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए लैटिस को ब्रेक करने के लिए उसको क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो ये बहुत ज्यादा क्यों होती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। बिकॉज
देखिए डी ब्लॉक एलिमेंट है हाई एंथैल्पी ऑफ एटॉमिजेशन बिकॉज d orbital have partially filled electron in its outermost shell, in its penultimate shell, and also ns orbital participate in bond formation, hence large number of electrons take participate in bond formation in metallic bond, hence have high enthalpy of atomization. देखिए सिंपल सी बात है, ये कह रहा है कि आपके पास जो d ऑर्बिटल d ब्लॉक एलिमेंट्स है उसमें ns ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं और n - d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं और पेनल्टीमेट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो पेनल्टीमेट शेल में इलेक्ट्रॉन्स है वो पार्शियली फिल्ड होने की वजह से अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो दीज अनपेड इलेक्ट्रॉन एंड जो s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सारे के सारे मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं। तो जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही ज्यादा मेटेलिक बॉन्ड बनेगा। तो बॉन्ड जितने ज्यादा बॉन्ड बनेंगे उतना ही ज्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, जो बॉन्डिंग होगी लैटिस होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी, और लैटिस एंथैल्पी स्ट्रॉन्ग होने की वजह से एंथैल्पी ऑफ एटॉमिजेशन ज्यादा होगी। इसीलिए d block element have high enthalpy of atomization as the d block element have partially filled d orbital. As the number of unpaired electron increases, enthalpy of atomization also increases. So this is all about the d block element की enthalpy of atomization की। enthalpy of atomization से डायरेक्ट आप लिंक कर सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट को। किसको? मेल्टिंग पॉइंट को। तो शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना मेल्टिंग पॉइंट। चलिए मेल्टिंग पॉइंट में क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट में यही होता है कि लैटिस को तोड़ दिया जाए ताकि जो एटम्स हैं वो दूर दूर चले जाए और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। देखिए मैंने आपको आइडिया दे दिया है कि जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही ज्यादा क्या होना चाहिए? उतने ही ज्यादा बॉन्ड बनेंगे, मेटेलिक बॉन्ड बनेंगे, और जितने ज्यादा मेटेलिक बॉन्ड बनेंगे लैटिस स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी, मेटेलिक बॉन्ड उतना मजबूत होगा, और मेटेलिक बॉन्ड जितना मजबूत होगा उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट हाई होता चलेगा। देखिए इसमें मैं लिख देता हूं बच्चे। देखो होता क्या है, इनिशियली as we move left to right up to midway, initially as we move left to right up to midway, melting point increases as the number of unpaired electron increases up to midway, hence large number of metallic bonds are formed, which are responsible for high melting point, अब आगे की बात, अब मिडवे से राइट में जब जाएंगे तो अब जो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होना शुरू हो जाएगा, और जैसे जैसे पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होना शुरू हो जाएगा मेटेलिक बॉन्ड जो होंगे वो कम होते चले जाएंगे, और मेटेलिक बॉन्ड कम होने का मतलब क्या है? स्ट्रेंथ कम होना, स्ट्रेंथ कम होने का मतलब क्या है? मेल्टिंग पॉइंट कम होना। बट आफ्टर midway pairing of electron starts as
the pairing of electron starts, as the pairing of electron starts, number of metallic bond decreases, metallic bond decreases, hence metallic bond decreases, hence melting point also decreases. अब इसके साथ एक बात और मुझे आप बतानी है, जो मेरे पास मैग्नीज होता है, क्या होता है, मैग्नीज और टेक्नीशियम, दे अनएक्सपेक्टेडली शो लो मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल। जो टेक्नीशियम है और जो मेरे पास मैग्नीज है वो पार्शियल हाफ, एग्जैक्टली हाफ फील्ड होते हैं। हाफ फील्ड होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट, मेटेलिक बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, दैट्स व्हाई दे शो लो मेल्टिंग पॉइंट। तो मैं लिख सकता हूं टेक्नीशियम एंड मैग्नीज unexpectedly show low melting point because as they have half filled d orbital which is stable and does not take participate in the bond formation, metallic bond formation, यहाँ लिख देते हैं, and does not take participate in metallic bond formation, hence low melting point, so मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट में सिर्फ इतनी सी बात समझनी है। मिडवे तक क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, मैक्सिमम तक जाता है, देन डिक्रीज होना शुरू हो जाता है टेक्नीशियम, और जो मेरे पास मैग्नीज है उनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है अनएक्सपेक्टेडली लो होता है। उसका रीजन ये है क्योंकि वो हाफ फील्ड होते हैं। ऐसे एक छोटा सा ग्राफ और है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। चलिए ग्राफ के बारे में थोड़ा बता देते हैं। देखिए अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं, यहाँ पे लिख दूं मैं मेल्टिंग पॉइंट और यहाँ लिख देते हैं एटॉमिक नंबर। होगा क्या, यहाँ से स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम का मैग्नीज में सडन डाउन हो जाएगा। देन मैग्नीज लिख देता हूँ मैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, देन फेरस, देन कोबाल्ट के बाद निकेल, कॉपर, जिंक। तो एज वी मूव टू मिडवे, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, यहाँ तक जाएंगे, मिडवे तक जाएंगे तो मैक्सिमम तक जाएगा, देन सडनली डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि हाफ फील्ड है, देन अगेन ऐसे प्रोसेस है। उसके बाद में सेकंड ट्रांजिशन सीरीज की बात करेंगे। सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में क्या होगा, यूट्रेनियम, जिरकोनियम, नाइबोबियम, मोलिब्डेनम के बाद में क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर बना देते हैं, यूट्रेनियम, जिरकोनियम, नाइबोबियम, मोलिब्डेनम के बाद में क्या होगा, टेक्नीशियम के बाद रुदेनियम, देन रुडेनियम, प्लेटिनम, सिल्वर के बाद कैडमियम के बाद मरकरी बाद में लिखेंगे, यहाँ नीचे जाएगा। तो यूट्रेनियम, जिरकोनियम, नाइबोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुडेनियम, प्लेटिनम, सिल्वर एंड देन कैडमियम। एक पहले अप टू द मैक्सिमम, देन सडन डिक्रीज, देन अगेन इंक्रीज होने के बाद में डाउन चलता है। इतना होने के बाद नेक्स्ट लैंथेनम, हाफेनम, टंटालम, टंगस्टन, रहनियम, ऑस्मिनियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड,
और मरकरी लिक्विड स्टेट में होता है, इसलिए नीचे। तो यूट्रेनियम, जिरकोनियम, नाइट्रोबियम, मोलिब्डेनम, देन टेक्नीशियम, यूट्रेनियम तो हो गया, लैंथेनम सीरीज, सॉरी लैंथेनम, हाफेनम, टंटालन, टंगस्टन, लैंथेनम, हाफेनम, टंटालन, टंगस्टन, रैनियम, ऑस्मिनियम, इरिडियम, प्लैटिनम, देन गोल्ड, देन मरकरी। होता क्या है, लैंथेनम से हाफेनम, टंगस्टन जो होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा, हाईएस्ट के बाद रैनियम, ऑस्मिनियम, इरिडियम, प्लैटिनम, मरकरी एंड मरकरी रहते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो मैक्सिमम तक जाएगा देन डिक्रीज करेगा, मैक्सिमम तक जाएगा डिक्रीज करेगा, मैक्सिमम तक जाएगा देन डिक्रीज करेगा, हालांकि ये रैनियम में डिक्रीज करता है। तो दिस इज द ग्राफ जिसकी वजह से हमें एक आइडिया लग जाता है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है और किस तरह से काम करता है। चलिए, तो आज मैंने आपको काफी सारी बातें बताई, जिसमें मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बता दिया, जनरल बता दिया, जनरल कैरेक्टरिस्टिक बता दिया, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बता दिया, मेल्टिंग पॉइंट बता दिया। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसके अंदर हम ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करेंगे, आयनेशन एंथैल्पी के बारे में बात करेंगे और इलेक्ट्रोपोटेंशियल के बारे में बात करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, कैच यू सून इन द नेक्स्ट।